Hello, Assalamu alaikum. I'm your biology teacher and welcome to Absurd Virtual School. And today we are going to continue our chapter, which is chapter number 14, reproduction, from the page number 70 to 76. In this topic, we are going to discuss the asexual reproduction in the plant, which is a vegetative propagation, tissue culturing, and the grafting and cutting technique. And then we are going to discuss asexual reproduction in the plant, the types of pollination, and the development and the structure of the seed, dicotyledon and monocotyledon. And then we are going to briefly discuss the environmental condition and the internal environment of the seed, which are responsible to break the dormancy of the seed to grow new plantlets. पिछले लेक्चर्स को यहाँ पे हल्का सा डिस्कस हमारा इस तरह से करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कटिंग और ग्राफ्टिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए आप न्यू प्रोजेनरी को विद इन लेस टाइम आप प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जिसको हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास बल्ब्स, कॉम, राइजोम, स्टेम ट्यूब और सक्कर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफिलम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ में हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू हमारे पास न्यू वेरिएशंस ऑफ फ्रूट्स को जनरेट करने और क्वांटिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के टेक्निक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नतीजे में एक ही स्पीशी के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ग्राफ्टिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए एक ही प्लांट से आप डिफरेंट फ्रूट्स को अटेन कर सकते हैं। साथ में हमने टिश्यू कल्चरिंग को टेक्निक को यूज़ किया था, जिसमें प्लांट का बहुत स्मॉलर पोर्शन को यूज़ करते हुए आप प्लांट की न्यू प्रोजेनरी को प्रोड्यूस करते हैं। और टिश्यू कल्चरिंग के नतीजे में आप उसको प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर तमाम तर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस प्रोटो एंजाइम्स आपके पास मौजूद हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जिसके नतीजे में जो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाद में आप इनको कंपोस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर आप इनको अपने फार्मलैंड में यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चरिंग और आपके पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसकी जितनी भी हम लोगों को टेक्निक्स पढ़ी, चाहे वो हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी या आर्टिफिशियल में मॉडर्न टेक्निक्स थी जिसमें हमारे पास कल्चरिंग, क्लोनिंग और आपके पास ग्राफ्टिंग टेक्निक्स थी, उस सब के अंदर हमारे पास माइटोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व था। माइटोसिस साइक्लिंग के नतीजे में आपके पास जो पेरेंटल सेल्स हैं वो आपके पास ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करते हैं वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल सेल्स होते हैं, जिसके दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि वो क्लोन्स को जनरेट करते हैं। तो एडवांटेजेस डेफिनेटली आपके पास जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आप लेस टाइम में मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो कल्चरिंग जो टेक्निक हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें आप बॉडी का बहुत स्मॉलर पोर्शन यूज़ करते हैं और वो उसको कम्प्लीटली प्लांट के अंदर कन्वर्ट करते हैं आर्टिफिशियल मीडियाज़ को प्रोवाइड करके, तो डेफिनेटली आप जितने हाई अमाउंट में ऑर्गेनिज़म्स को प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास उतने ही आपके पास ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो आइडेंटिकल प्रोड्यूस होंगे। अब बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक आपको प्रिजर्व कर देंगे थ्रू द हायर नंबर। डेफिनेटली अगर हाई नंबर होंगी, हार्श कंडीशन, फ़िज़िकल हार्ड कंडीशन की हम बात करेंगे कि कुछ पौधों को पानी मिला, कुछ को नहीं मिला एनवायरमेंटल कंडीशन के नतीजे में, तो डेफिनेटली चूँकि उनकी लार्ज अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ की डेथ हो जाने की वजह से स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद होगी जिसको आप आगे दोबारा से अपनी स्पीशी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन, डेफिनेटली आपके पास ड्राउट कंडीशन अगर फॉर एग्जांपल आई है तो ऐसी कंडीशन में चूँकि आपके पास 2000 या 3000 के करीब अगर पौधे हैं तो कोई ना कोई पौधा तो सर्वाइव करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हेल्प टू पास अनफेवरेबल कंडीशन में ये आपके पास बेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि जो कि सीडलेस है, तो सीडलेस प्लांट जो हैं वो डेफिनेटली प्रोपगेट करने के लिए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। आपके पास वेजिटेटिव नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों टेक्निक्स हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस में डेफिनेटली आपके पास होल जो जनरेशन है उसके अंदर किसी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती।
क्योंकि मियोसिस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ना मियोसिस इन्वॉल्व है, ना ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है। तो मियोसिस के अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हम देखा था कि जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, और फर्टिलाइजेशन सेकंड स्टेप है जिसके अंदर डिफरेंट पेरेंटल सेल्स आपस में के उनके सेल्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल सेल के फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी किस्म के वायरसेस का अटैक होता है, या आप किसी किस्म की एपिडेमिक में बैक्टीरियल इन्फेक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में चूँकि तमाम तर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिकल आपके पास इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो कम्पीट नहीं कर पाते उस डिज़ीज़ को। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में होल स्पीशी एट द सेम टाइम जो है वो जो इम्यून जो आपके इकोसिस्टम है उससे रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि एडवांटेजेस में तो सही है, आप हार्ज ह्यूज नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में आप डेफिनेटली उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर रहे हो कि जिसके अंदर आपकी मर्ज़ी के अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उस फ्रूट का टेक्सचर है, उसका साइज़ है, तो डेफिनेटली आप उसी को ही बार बार ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे पौधे नहीं लगाएंगे डेफिनेटली जो कि जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हो। तो डेफिनेटली कुछ को आप खुद रिमूव कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर से, लेकिन अगर किसी की जैसे एपिडेमिक्स का कॉज हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, कोई डिजीज़ आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि तमाम तर ऑर्गेनिज्म का सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप है, सेम इम्यूनिटी सिस्टम है, किसी किस्म के डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आपकी होल स्पीशी जो एट द सेम टाइम उनकी डेथ हो सकती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि हमारे पास किसी किस्म की वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन हम बोलते हैं एक स्पीशी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का चेंज आए। तो चूँकि हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन में माइटोसिस इन्वॉल्व है, इसमें किसी किस्म का जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसी भी तरह से एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मियोसिस को डिस्कस किया जाता है। मियोसिस आमतौर पे इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरे लफ्ज़ों में गैमीटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस इज़ नेम्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस। और मियोसिस के नतीजे में जो आपके पास हिप्लॉइड 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। Fertilization is a fusion of the gametes to produce a diploid organism, but like a parent cells में हम लोग नंबर ऑफ जीन्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि लाइक देयर पेरेंटल सेल्स दे हैव टू कंप्लीट देयर क्रोमोसोमल नंबर, बट दे आर वे मच डिफरेंट इन अ कम्बिनेशन कि उनके अंदर जेनेटिक मेकअप जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी हुई। साथ में क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद जो फ्यूजन की टेक्निक्स है उसमें गैमीट्स जो है वो 2 डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो प्रोजेनी जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली पेरेंट सेल से जेनेटिक वाइजली कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि जो मियोसिस है फर्टिलाइजेशन, दे आर बोथ आर द मेन टूल्स ऑफ द एवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म। ऑफस्प्रिंग आर द डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम द पेरेंटल सेल। आप इसकी फिजिकल फीचर्स देखेंगे वो सिमिलैरिटी तो एग्जिस्ट करेंगे बट सेम नहीं होंगे। हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंटल सेल। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 2 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द सीडलिंग प्लांट्स हमारे पास एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर अगर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो सबसे पहले प्लांट को आप वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर में डिवाइड करते हैं। वेस्कुलर्स वो प्लांट है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद है, नॉन वेस्कुलर वो जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो सीडलिंग और सीडलेस प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। नॉन वेस्कुलर्स में आपके पास आमतौर पर मोसिस आते हैं, जो आपके पास बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके पास वाटर के करीब इन प्लांट की आमतौर पे ग्रोथ होती है। जबकि वेस्कुलर्स में हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें सीड प्लांट्स हैं और सीडलेस प्लांट्स हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड्स वगैरह की फॉर्मेशन आपके पास नहीं करते, जैसे आपके पास फर्न्स हैं वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं लेकिन वो सीड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं।
और डेफिनेटली स्पोर्स के पास अपने स्टोर्ड फूड नहीं होती, इस वजह से हम उसको स्पोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीड हैं उनके पास प्रॉपरली स्टोरेज और ऑर्गेनली मौजूद है, जिसको हम एंडोस्पर्म्स का नाम देते हैं। और वो एंडोस्पर्म जो है वो फूड को स्टोर करता है ताकि वो प्लांट जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि वो आपके पास शुरू के स्टेजेस में चूँकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हुआ होता तो अपने प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। सीड प्लांट में जो है वो हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। हर एक प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन का एक दूसरे के बाद इन अ सर्कुलर वे मूवमेंट है। आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा याद रखिएगा डिप्लॉयड इन नेचर है। जब भी स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर स्पेशल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जिनको हमारे पास माइक्रोस्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स का नाम देते हैं, वो आगे जाके हमारे पास मियोसिस के नतीजे में जब हेप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं तो वो आगे माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। गैमीटोफाइट की जनरेशन होती है। वो गैमीट्स जो हैं वो डेफिनेटली अपनी तादाद को उसी तरह से माइटोसिस के नतीजे में इन्हांस कर रहे होते हैं। और जब दो डिफरेंट गैमीट्स आपस में फ्यूजन करते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में दोबारा से आपके पास डिप्लॉयड जनरेशन जो है वो जनरेट हो जाती है, जो माइटोसिस के नतीजे में स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन चूँकि स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है और गैमीटोफाइट जनरेशन चूँकि गैमीट्स की प्रोडक्शन कर रही है, तो इसी वजह से हम लोग आमतौर पर इनको स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन में डिवाइड करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में यहाँ फंड्स को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपके पास फंड्स को जो ये हमारे पास प्लांट है यहाँ पे जो दिखाया गया है वो हमारे पास कम्प्लीटली स्पोरोफाइट जनरेशन है, कम्प्लीटली डिप्लॉयड इन नेचर है। इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि वाटर से और आपके पास जो सॉल्ट्स है या मिनरल कंपोनेंट है उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में हमारे पास कंपाउंड लीव्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन जो हमारे पास कंपाउंड लीव्स हैं इनके ऊपर हमारे पास स्पेशलाइज्ड सर्कुलर ब्राउनिश कलर की ऑर्गेनेलीज अपीयर होती हैं जिनको हम सोरस कहते हैं। हर एक सोरस के अंदर ये जो वन बॉल को आगे जूम करके जो दिखाया गया है वो हमारे पास हर एक बॉल लाइक जो सोरस के अंदर स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियम कहलाता है। स्पोरेंजियम हमारे पास स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और ये सारे स्पोर्स जो हैं जैसे ही ज़मीन के साथ अटैच होते हैं ये हमारे पास रॉइजॉइड अपने पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके पास ऑलमोस्ट थम जो नेल साइज़ उसका साइज़ होता है थम नेल के बराबर, हार्ट लाइक शेप होता है, इसके अंदर अपना क्लोरोफिल है। तो ये गैमेटोफाइट जो हमारे पास जनरेशन है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है अपने स्पोरोफाइट जनरेशन से। वो अपने स्पोरोफाइट जनरेशन से किसी किस्म की न्यूट्रिशन, किसी किस्म के वाटर के लिए या किसी किस्म के फूड के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास गैमेटोफाइट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट जनरेशन है। अगर डेफिनेटली आप इसको डिफरेंट इन्वायरमेंट आपके पास यहाँ अवेलेबल है तो ऐसी कंडीशन में ये ग्रो करता है। आपके पास इसके ऊपर मेल गैमेटोफाइट्स रीजन और जो आपके पास ऑर्गेनेली और फीमेल ऑर्गेनेली मौजूद होती है। इस फीमेल ऑर्गेनेली को हम आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम का नाम देते हैं। दूसरे साइड पे एंथेरोडियम का नाम देते हैं। एंथेरोडियम के अंदर स्पर्म्स, आर्चिगोनिया के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म और एग जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो जो है वो हमारे पास गैमेटोफाइट के ऊपर ही, जब तक गैमेटोफाइट जो है वो कम्प्लीटली टॉप पे ग्रो नहीं कर जाता है, वो हम जिस स्पोरोफाइट कम्प्लीट टॉप पे ग्रो नहीं कर देता उस वक्त तक ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पास स्पोरोफाइट है जिसमें जब हमारे पास एम्ब्रियो है वो अपने अपने रॉइजॉइड की फॉर्मेशन करेगा और वो जो रॉइजॉइड है उसके बाद स्पोरोफाइट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अपने कंपाउंड्स लीव्स हैं जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ऑर्गेनिज्म है वो डेफिनेटली अपनी फूड की सिंथेसिस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाहिद प्लांट है जिसके जो फंड्स हैं जिसमें हमारे पास गैमेटोफाइट और जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो आपके पास गैमेटोफाइट जनरेशन है वो कम्प्लीटली अपनी स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और उसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्लांट किंगडम के अंदर फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, और सम फ्लावर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ मौजूद होते हैं। मेजॉरिटी में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट मेल फ्लावर होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली फीमेल फ्लावर होते हैं। और जो मेल फ्लावर होते हैं वो डेफिनेटली आपके पास स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे, और फीमेल के अंदर हमारे पास एग हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास एंथर्स हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे, और इसके नतीजे में आगे सीड की फॉर्मेशन होगी। आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें अभी हम लोगों ने कहा है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन आमतौर पे जो लार्जेस्ट प्लांट्स हैं जिसमें सीड की फॉर्मेशन होती है उसमें कम्प्लीटली हमारे पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास मस्टर्ड फ्लावर को आमतौर पर जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें आपकी गैमेटोफाइट जनरेशन कम्प्लीटली तौर पे डिपेंडेंट है अपने स्पोरोफाइट जनरेशन पे, यानी कि पूरे प्लांट बॉडी के ऊपर जिसमें स्टेम, रूट एंड लीफ हमारे पास है तो उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, वहीं से फूड और मिनरल और वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगी। फ्लावर जबकि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फ्लावर जो है वो इन दी वर्ल्स अरेंज है। वर्ल्स हम बोलते हैं हमारे पास घेरों को, हर एक घेरे में हमारे पास मौजूद है, और हर एक जो हमारे पास वर्ल्स है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे आउटर मोस्ट हमारे पास जो वर्ल्ड है ये हमारे पास आमतौर पे कैलक्स कहलाता है। ग्रेनिश इन पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है, साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, और साथ में हमारे पास पेटल और एंथस की प्रोटेक्शन भी करता है। और ये प्रोटेक्शन उस वक्त तक होती है जब तक कि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के वो मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मैच्योर होने शुरू होते हैं, ये हमारे पास जो कैलक्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पेटल्स जो हैं वो भी हमारे पास एक दूसरे से सेपरेट होकर हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देता है। इसको इन्वायरमेंट में एक्सपोज करने का हमारे पास 2-3 वजूहात हैं। उसमें ये जो सबसे पहली वजूहात है कि इस यहाँ पे हमारे पास जो सबसे डाउन बेस में हमारे पास नेक्टर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो नेक्टर्स की प्रोडक्शन करते हैं। बीज डेफिनेटली अट्रैक्ट होती हैं उस नेक्टर की तरफ। आपके पास पेटल्स हैं वो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो आपके पास जो इंसेक्ट उसके अंदर आता है, इंसेक्ट इतना ईजीली उससे मूव ना कर सके। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो प्लास्टिड सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक और कैटेगरी भी हमारे पास क्लासीफाई की जाती है जो आमतौर पर आपकी बुक्स के अंदर डिस्कस नहीं की कि वो हमारे पास एक स्पेसिफिक अरोमा प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे पास इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस अट्रैक्शन के नतीजे में जब भी इंसेक्ट हमारे पास यहाँ प्लांट के अंदर नेक्टर को रिसीव करने के लिए एज ए रिवॉर्ड आता है तो डेफिनेटली फ्लावर्स की जो पेटल्स है उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो इतने आसानी से जो है वो हमारे पास आमतौर पे मूव अवे ना कर सके और वो मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स को अपनी बॉडी के साथ अटैच करे। तो वो चूँकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस मूव कर रहा है तो वहाँ पर 2-3 तरह के चांसेस हैं कि हमारे पास एक यही वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। ये चांसेस हैं कि ये वाले पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाएं। थर्ड हमारे पास ये कि इस फ्लावर से वो उड़ के किसी और पौधे के फ्लावर्स पे जाके वहाँ पे स्टे करे और वहाँ पे अपने पोलन ग्रेन्स को शेड करे और वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो और आगे जाके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में न्यू सीड की फॉर्मेशन हो। तो ये हमारे पास चांस जो हमारे पास स्ट्रक्चर है चाहे वो स्टिग्मा हो उसके जो हमारे पास गाइनेशियम हो या एंड्रोशियम हो या पेटल्स हो या स्टेम आपके पास कैलक्स हो या आपके पास, इन सब का हमारे पास एक ही मकसद है पोलिनेशन के चांसेस को इन्हांस करना, न्यू प्रोजेनी यानी कि सीड को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा अब हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स में कि हमारे पास किस तरह से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है इसमें हम पार्ट में जो हमारे पास एंथर्स हैं हमारे पास जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली पोलन सैक्स मौजूद होते हैं और इन पोलन सैक्स के अंदर हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस आगे स्पर्म्स की प्रोडक्शंस कर देते हैं। जो आपके पास फिलामेंट्स है जो कि एंथर्स के साथ अटैच है वो जस्ट इसको फूड वगैरह की सप्लाई करता है प्लस इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करता है, अटैचमेंट करता है, प्रॉपर लोकेशन इसको प्रोवाइड करता है।
हर एक एंथर के अंदर आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रो का टर्म हमेशा याद रखेगा 10⁻⁻⁶, जबकि मेगा जो है वो आपके पास एक -6 और एक +6 में है। तो उसका मतलब एक बहुत छोटी अमाउंट को शो कर रहा है, एक बहुत बड़ी अमाउंट को शो कर रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा स्पोर्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे आपके पास जो माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम यहाँ पे दिया जाता है कि वो बहुत बड़ी अमाउंट में आपके पास, लेकिन बहुत स्मॉल साइज़ में स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हर एक सेल जो है वो मियोसिस के प्रोड्यूस के माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरता है। मियोसिस के प्रोसेस से गुजरेगा तो डेफिनेटली हर एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं, हेप्लाइड सेल्स होंगे, और उन हेप्लाइड सेल्स जो हैं वो 4 के 4 जो हैं वो आगे जाके हमारे पास जो स्पोर्ट्स पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होंगी, एक ट्यूब न्यूक्लियाई, सेकंड आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियाई। जो आपके पास ट्यूब न्यूक्लियाई है वो आमतौर पे आपके पास पाथवे जनरेट करेगा। कहाँ पाथवे जनरेट करेगा हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन हर एक पोलन ग्रेन, मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारे पास इस माइक्रोस्पोर्स हैं उसके अंदर एक जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियाई, सेकंड जो है वो आपके पास स्पर्म न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करता है। जितने ज़्यादा स्पोर्स वहाँ प्रोड्यूस स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होंगे, उतने ही पोलन ट्यूब्स उसके अंदर पाथवे बनवाते हुए आपके पास जो स्पर्म्स है उसको आगे ओवा तक पहुंचाएंगे ताकि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकें। दूसरी साइड पे हमारे पास जहाँ स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है वहीं पे ही फीमेल पार्ट के अंदर ओवा के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है? तो सबसे पहले हमारे पास जो ओवरी के अंदर जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, जो कि स्वेल पोर्शन है, और उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। याद रखें कि हर एक ओवरी के अंदर जितने नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ सीड्स वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर पी प्लांट है, अगर उसके अंदर ओव्यूल 1 है तो 1 पी होगा, अगर 10 हैं तो 10 पीज होंगे। तो उसको याद रखिएगा कि जितना भी ओवरी के अंदर ओव्यूल हैं उतने ही नंबर ऑफ़ सीड्स की वो प्रोडक्शन करते हैं। एग के ओवर के अंदर चूँकि मैक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है, मैक्रोस्पोरेंजियम के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को भी आगे डिस्कस किया गया है ओव्यूल के, क्योंकि आगे जाके वो सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ये माइक्रोपाइल है या इंटेगुमेंट जो कि सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। तो ये सब जो है असल में ओव्यूल की वॉल्स होती हैं। जबकि मेगास्पोरेंजियम जो है वो आगे मियोसिस का प्रोसेस करता है। मियोसिस के नतीजे में हमारे पास मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। मेगास्पोर्स बनते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सरवाइव एक ही करता है, और वो जो एक सेल है वो आगे जाके जब हमारे पास प्रोसेस होता है माइटोसिस का, तो वो जो आपके पास सर्वाइविंग मेगास्पोर है वो आपके पास डिप्लॉयड जो आपके पास न्यूक्लियाई है उसकी फॉर्मेशन करता है। जबकि दूसरे जो आपके पास मेगास्पोर्स हैं 3 दूसरे, वो माइटोसिस के नतीजे में पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन करते हैं। हर एक सेल जो है वो 2-2 में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो हमेशा याद रखिएगा एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक जो आपके पास डिवीजन ना होने की वजह से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो बाकी 6 हमारे पास जो स्पोर्स हैं वो आपके पास 3 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और दूसरे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो उसमें से एक जो है वो हमारे पास एग होगा। तो यहाँ पे आप उसको डिफरेंट जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि तादाद में 6 हैं उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। एक जो है वो एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि माइक्रोपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। माइक्रोपाइल वो पोर्शन है कि जहाँ से हमारे पास फ्यूचर रूट की फॉर्मेशन होती है किसी भी सीड में से। उसके ऑपोजिट जो आपके पास यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है उसको एंटीपोडल सेल्स का नाम देते हैं। साइनर्जेंट्स वो सेल्स हैं जो कि एग की सराउंडिंग में 2 सेल्स मौजूद हैं, और ये हेल्प आउट करते हैं एग सेल की इन द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन में। इसके अलावा इनका मज़ीद कोई काम नहीं होता। ये जो 6 पोलर न्यूक्लियाई है इसमें से सिर्फ एक जो फर्टिलाइज होगा वो आपका एग होगा, और वो एग फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ायगोट, और ज़ायगोट से आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और वो जो एम्ब्रियो है वो आपके पास डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट प्रोजेनिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगी अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड वगैरह के एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर किस तरह से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास एम्ब्रियो की किस उसके गेमेटोजेनेसिस किस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरह से होती है।
सबसे पहले हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा है, यानी कि स्पोर्स बन चुके हैं, पोलन ग्रेन मेच्योर हो चुके हैं, ओवा के अंदर एग जो है वो कम्प्लीटली मेच्योर हो चुका है। तो पोलिनेशन में हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू दी फ्रॉम द स्टाइल टू द स्टिग्मा आ जाता है। स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने के बाद 2 न्यूक्लियाई हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जो आपके पास पोलन न्यूक्लियाई के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियाई है, ट्यूब न्यूक्लियाई जो है वो स्टिग्मा के अंदर पाथवे जनरेट करेगा और उसके पीछे पीछे स्पर्म न्यूक्लियाई मूव करता है। जैसे ही वो माइक्रोपाइल से इंटर होता है तो जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो आगे जाके एग की फर्टिलाइजेशन कर देता है और एग की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डेफिनेटली हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे आप अगर नोट किया जाए तो एक तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ तो उसमें 2 स्पर्म्स होते हैं। तो एक स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइजेशन करता है, उसके ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करता है, वो ज़ाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन दूसरे साइड पे जो सेकंड स्पर्म है वो हमारे पास बीच में मौजूद एंडोस्पर्म्स को जो जिसको हमने डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का नाम दिया था उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। अब वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई था जब उसके अंदर एक और न्यूक्लियाई उसके साथ अटैच हो जाता है तो वो हमारे पास ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है। और ये जो हमारे पास ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है ये एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। इस एंडोस्पर्म टिश्यू का काम क्या है? फूड की मैक्सिमम अमाउंट को स्टोर करना। ये फ्यूचर का कॉटिलेडन है और ये इसके अंदर जो स्टार्च अमाउंट है ये हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद ज़ाइगोट है उसकी ग्रोथ के लिए हमारे पास फूड को प्रोवाइड करे ये, ताकि उसकी ग्रोथ हो। और उस वक्त तक ये फूड प्रोवाइड करती है जब तक ये प्लांट की रूट हमारे पास वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन, जबकि उसकी लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस ना करें। जब ये दोनों फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल रूट के थ्रू स्टार्ट हो जाए तो कॉटिलेडन आमतौर पे मेन प्लांट से रिमूव हो जाते हैं। तो अब जो रिमूवल हो जाने के बाद जो आगे जनरेशन आती है वो स्टिल स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। स्पोरोफाइट दोबारा से हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। मेल और रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के अंदर एक हमारे पास गैमीटोफाइट जनरेशन आ जाती है। गैमीटोफाइट जनरेशन में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स। और फीमेल गैमीट्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पास मेगास्पोर्स हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स के जो हमारे पास हैं फीमेल गैमीट्स के लिए आप लोगों ने मेगास्पोर, जबकि मेल गैमीट्स के लिए आप माइक्रोस्पोर्स का नाम देते हैं। फिर आगे डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक जो आपके पास स्पर्म है वो आपके पास एग को फर्टिलाइज करता है, सेकंड जो है वो आपके पास एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई है जो कि डिप्लॉइड नेचर है उसको फर्टिलाइज करती है, उसको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है। तो इसी वजह से चूँकि 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होती है ईच सीड की फॉर्मेशन में, इसी वजह से आप टर्म इसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। हर एक सेल चूँकि डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक एंडोस्पर्म टिश्यू नंबर 2 आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो आपका फ्यूचर प्लांट है जो कि और डेफिनेटली अगर आपके पास किसी वजह से फ्यूचर प्लांट के अंदर एम्ब्रियो की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई या कॉटिलेडन के अंदर फूड की इनफ अमाउंट जो है वो शेयर नहीं हुई तो डेफिनेटली आपके पास सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि डिवाइड नहीं हो कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है कि बाज़ दफ़ा एम्ब्रियो जो है वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेटली वही आपका फ्यूचर प्लांट है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर आपके पास एंडोस्पर्म प्रॉपर फूड अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इससे पहले कि प्लांट इंडिपेंडेंट होकर अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करें, उसके जो फूड रिजर्वोयर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाने की वजह से जो है वो प्लांट मज़ीद जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी ऑन नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अक्सर वक़ात हमारे पास जो वीक सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांटलेट में इसी वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके कॉटिलेडन में इनफ अमाउंट ऑफ फूड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इसके बाद पोलिनेशन, अभी हम लोग कहा कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द स्टाइल ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर भी हो सकता है और टू द डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। तो ये सेल्फ पोलिनेशन है कि जिसमें दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा टू दिस फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी आपके पास आएगा। सेम स्पीशी का टर्म हमेशा याद रखिएगा, अगर स्पीशी 2 डिफरेंट है तो उसकी जो प्लांट्स हैं उसके जो स्पर्म्स हैं वो एक दूसरे और एग को आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वो डिफरेंट प्लांट को प्रोड्यूस नहीं करता। स्पीशी का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर स्पीशी के सेम
नहीं होगा तो प्लांट भी डिफरेंट, जो प्लांट जो है वो आपस में नेक्स्ट जो सीड है उसकी प्रोडक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल क्रिसेंथेमम का प्लांट अगर ये पिंक है, ये आपके पास बल्कि वाइट है, दूसरा आपके पास रेड है, तो डेफिनेटली उसके नतीजे में जो नेक्स्ट सीड आएगा वो आपके पास जो प्रोजेनी के अंदर दोनों प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक मौजूद होंगे कि वाइट सीड वाले प्लांट की भी, फ्लावर की भी, और रेड फ्लावर वाली की भी। तो डेफिनेटली क्रिसेंथेमम उसकी जो फ्लावर होगा उसके अंदर दोनों कलरेशन होंगे। वो दोनों कलरेशन पैचेस की सूरत में भी हो सकते हैं और दोनों कलर का कम्बिनेशन यानी कि पिंक कलर भी हो सकता है। तो उसका मतलब कि जो पोलिनेशन है जो कि फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती है प्लांट के अंदर, ये भी हमारे पास एक एज अ फैक्टर काउंट करता है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे डिफरेंसेस इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व है। सेल्फ पोलिनेशन के जो फ्लावर हैं वो हमारे पास एक ही टाइम पे, जो उसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो हमारे पास डेवलप होते हैं, उसके अंदर ओवा की प्रोडक्शन होती है, और जो दूसरी साइड पे हमारे पास फिलामेंट और एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है वो एट द सेम टाइम हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं और वो मैच्योर होते हैं। आपके पास जो अकर बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर्स, डेफिनेटली एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं तो डेफिनेटली उसके फ्लावर्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे। जबकि दूसरी साइड पे अगर गौर करें हमारे पास, तो सेल्फ पोलिनेशन में सिंगल प्लांट, क्रॉस में आपके पास डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ अ प्लांट इधर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट, उसमें तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर है डिफरेंट जेनेटिक, इसमें जो वापस प्लांट जो है वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है क्योंकि सेम पेरेंटल प्लांट है, तो डेफिनेटली उसके प्लांट फ्लावर्स जो है वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल होंगे। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास नेक्स्ट सीड प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अब डेफिनेटली सेल्फ पोलिनेशन परफेक्ट फ्लावर के अंदर ही होगी, मतलब कि उसके अंदर अगर कोई एक चीज़ भी कम हो गई, यानी कि एंड्रोशियम डिलीट हो गया या गाइनीशियम किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो सेल्फ पोलिनेशन फेल हो जाएगा, डेफिनेटली आपके पास सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन आपके पास जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें आपके पास अगर इम्परफेक्ट फ्लावर्स हैं, मतलब एक प्लांट का सिर्फ एंथर डेवलप है, दूसरे का सिर्फ जो है वो फीमेल का जो पोर्शन है वो डेवलप है, तो डेफिनेटली एक प्लांट के स्टिग्मा को दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना है उसके स्टिग्मा पर, तो डेफिनेटली अगर फ्लावर परफेक्ट नहीं है तब भी क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में वापस नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है। आपके पास जो सेल्फ पोलिनेशन है फ्लावर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में डेफिनेटली उसका इनकाउंटर होना है इस इंसेक्ट्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, तो डेफिनेटली वो ब्राइट कलर भी होंगे, डेफिनेटली वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे, वो सेंट भी प्रोड्यूस करेंगे। एक्सटर्नल पोलिनेशन एजेंट जो है आमतौर पे इसको सेल्फ पोलिनेशन में रिक्वायर नहीं है। अगर वो फ्लावर कम्प्लीटली क्लोज्ड भी हो तो हम डेफिनेटली एक ही फ्लावर एक के ऊपर ही बार बार जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिराएंगे, तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो आइडेंटिकल होगी, आपके पास जो फीचर्स होंगे उसके आइडेंटिकल होंगे, उसमें इतनी खास वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक्सटर्नल फीचर्स चाहिए, आपको वेंट चाहिए, आपको फ्लावर्स, वेंट के अलावा वाटर चाहिए, आपको इंसेक्ट्स चाहिए, आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए, आपको बर्ड्स चाहिए। प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रेन्स, डेफिनेटली सेल्फ पोलिनेशन के अंदर चूँकि उसका इन्वायरमेंटल में उसने रिलीज़ नहीं होना, उसने बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना, तो उनका लॉस होने के चांसेस कम है, तो इसी वजह से वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन में डेफिनेटली इंसेक्ट के हो सकता है उस वक्त डेथ हो जाए, हो सकता है इंसेक्ट कहीं गिर जाए, ह्यूमन बीइंग उस फ्लावर की तरफ किसी और फ्लावर की तरफ जाए ही ना, तो उनके वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से बाय नेचरली उनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो भी हायर इन नंबर होती है। ऑटोगैमी एंड गैमेटोगैमी आर द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है आपके पास कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आपके पास स्पर्म्स की मूवमेंट होती है, स्पर्म किस तरह से उनको फर्टिलाइज करता है वो आपके पास यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। रिजल्ट इन द होमोजेनस स्पर्म्स, डेफिनेटली एक ही प्लांट के हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को एक ही उसके अंदर जा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर चूँकि दो डिफरेंट स्पीशीज़ दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो हेट्रोजेनस है मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो एक दूसरे से चेंज होगा। प्योर लाइन प्रोजेनी कैन बी ऑब्टेन बाय द सेल्फ पोलिनेशन, इसमें आता है कि अगर पेरेंटल प्लांट कैपिटल टी के साथ है, वो
होमोजेनियस इन नेचर है तो नेक्स्ट प्रोजेनी भी वही होगी, उससे नेक्स्ट भी वही होगी, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में सेम प्लांट के ही पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होकर पोलिनेशन के नतीजे में सीड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता। अडेप्टेशन इन फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेटर में और विंड पोलिनेटर में हमारे पास थोड़े से डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंसेक्ट में हमारे पास डेफिनेटली ब्राइट कलर होंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, जबकि विंड पोलिनेशन में डेफिनेटली विंड को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं होता, तो लिहाजा उनका स्मॉल साइज़ होगा, वाइट और डल कलर इनके पास होंगे, किसी किस्म के नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी किस्म के सेंट्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद नंबर ऑफ़ पोलन ग्रेन्स में डेफिनेटली इंसेक्ट का विंड की निस्बत जो है वो आपका डेफिनेटली आपके पास जो पोलन ग्रेन्स का नंबर है वो थोड़ा कम होता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स डेफिनेटली आपके पास इंसेक्ट के साथ आपने उसको स्टिक होना तो डेफिनेटली आप स्टिकी होंगे, स्पाइकी होंगे। इसी तरह से जो इसके नतीजे में सीड प्रोड्यूस होंगे वो भी इसी तरह ही होंगे कि डेफिनेटली उन्होंने किसी के साथ स्टिक होना है, तो चिपकना है। जैसे कांटों वाले बहुत सारे सीड ऐसे वापस मौजूद है जो बालों के साथ चिपक जाते हैं, कभी जानवरों के स्किन के साथ अटैच हुए होते हैं, तो डेफिनेटली वो उन्होंने अटैच होना है, जबकि विंड को इस तरह की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किस तरह से मॉडिफिकेशन करें, उनको स्मूथ होना है, लाइट होना है, उनके अंदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मौजूद होने चाहिए जो कि उनको फ्लाई करने में उनको हेल्प कर सके, उनको फ्लोट करने में हेल्प कर सके अगर विंड पोलिनेटेड है या वाटर पोलिनेटेड, दोनों कंडीशन में। एंथर्स और स्टिग्मा वगैरह को अपने जहन में रखेगा। अगर वो इंसेक्ट पोलिनेटेड है तो उसके जो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी के पोर्शन और एंथर और फिलामेंट पेटल्स से छोटे होंगे, पेटल्स के अंदर कवर होंगे, जबकि अगर उसने विंड पोलिनेशन करना है तो डेफिनेटली उसका स्टिग्मा वो भी हमारे पास फ्लावर से आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा होगा, और डेफिनेटली उसके पोलन ग्रेन्स भी इसी तरह से होंगे ताकि हल्की सी हवा चले या पानी का फ्लो के साथ हमारे पास ईज़िली जो है वो स्टिग्मा तक जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो एक दूसरे तक पहुंच सके, उनकी ऐसे अप्रोच जो है वो ईजी हो। विंड एंड वाटर पोलिनेटेड में आपके पास यहाँ आपको दिखाया गया है कि विंड पोलिनेटेड में उनके जो विंग लाइक स्ट्रक्चर भी कुछ सीड्स के मौजूद होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने में, जबकि वाटर वाले में डेफिनेटली उनके अंदर हमारे पास एयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर जो है वो जितना ज़्यादा स्पेसी होगा तो डेफिनेटली वो उतना ही ज़्यादा फ्लोट करेंगे। ये फिज़िक्स का मैकेनिज़्म है कि अगर आपका डिस्पर्सल करने वाला वेट आपको वाटर डिस्पर्सल करने वाले वेट से कम होगा तो आप फ्लोट करेंगे, अदरवाइज़ आप फ्लोट नहीं करते। ये तो फिज़िक्स का हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया था। तो लिहाजा उसी मैकेनिज़्म के ऊपर इनका वेट कम लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड की लिहाज से देखा जाए, अगर वो एनिमल डिपेंडेंट आपके पास अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड होगी तो डेफिनेटली सीड्स को के अंदर कॉटिलेडन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसके अंदर डेफिनेटली इन्वायरमेंट को टैकल करने की मतलब भी ज़्यादा हो। उसके अंदर जो छिलका है टेगमेंट वो भी ज़्यादा टफ होना चाहिए, कुछ में उनको स्पाइकी होने की ज़रूरत है और उसको सीड को वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फ्रूट के अंदर फ्रूट जो है वो उसके अंदर फूड की न्यूट्रिशन ज़्यादा हो तभी एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या उनके अंदर टेस्ट एंड टेक्सचर ज़्यादा होगा तभी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज़ वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में स्ट्रक्चर को अगर सीड को डिवाइड किया जाता है तो कुछ सीड ऐसे हैं जो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ उसमें इक्वली डिवाइड नहीं होते। तो वो सीड जिनको ऊपर से अगर आप टेगुमेंट्स को रिलीज़ कर दें, उसके ऊपर स्किन को रिमूव कर दें और वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे पीनट्स हैं तो ऐसे सीड्स को आप कहते हैं डाइकोटिलेडन। लेकिन अगर आपके पास यहाँ कॉर्न्स है जिनको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, या वीट है जिसको आप इक्वल अमाउंट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे सीड्स को आप मोनोकोटिलेडन सीड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा जो आपके पास एम्ब्रियो है ये आपके पास उसके अंदर जो 3 जो पेन पोर्शन है उसको अपने जहन में रखिएगा। लेकिन अगर आप सबसे पहले अगर आप सीड्स को लें तो याद रखिएगा कोई भी सीड ले तो उसमें आपको एक ऊपर टेगुमेंट को रिमूव करने के बाद आपको एक ऐसा एरिया ज़रूर नज़र आएगा जहाँ पे आपको स्मॉल होल आपको विजिबल होगा। ये वही माइक्रोपाइल है जिसके थ्रू जो आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियाई जो है उसके नतीजे में जो ट्यूब न्यूक्लियाई था वो इंसर्ट हुआ था आपके
आपके जो ओवा के अंदर जो आपके पास ओवा के एरिया के जो टेगमेंट है उसको क्रॉस करते हुए और फिर स्पर्म न्यूक्लियाई ने आगे जाके एग को फर्टिलाइज़ किया था। यही वो माइक्रोपाइल होगा जिसके नतीजे में वाटर जो है वो सीड के अंदर जाएगा। सीड के अंदर जो कोटिलेडन के अंदर हमारे पास स्टार्च की अमाउंट सेव है उसको वो वेट करेगा, जिसके नतीजे में वो हमारे पास डेफिनेटली स्वॉलन करेंगे। स्वॉलन करने के नतीजे में जो हमारे पास ये डेड जो टेगोमेंट का पोर्शन है जो कि ओवरी की वॉल थी उसकी वो ब्रेक डाउन होती है, जो कि असल में इसके प्रोटेक्टिव वॉल थी जो उसको हर तरह की एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करी थी, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जो आपके पास जो फूड है वो रेडली अवेलेबल हो जाता है आपके पास एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के आपके पास जो 3 पोर्शन का हमने बात की, तो एक उसमें हमारे पास रेडिकल है जो कि फ्यूचर रूट की फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड आपके पास फ्यूचर आपके पास प्लोम्यूल है जो कि आपके पास स्टेम की फॉर्मेशन करेगा। तो वो पॉइंट तो इसका मतलब है कि जो आपके एम्ब्रियो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपके कॉटिलेडन के साथ अटैच होता है। उस स्पेसिफिक पोजीशन का से आपके प्लोम्यूल के बीच के जो पोर्शन है उसको हम लोग हाइपोकोटाइल का एपिकोटाइल का नाम देते हैं, जबकि आपके जो रेडिकल और जो आपके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच का जो आपके पास पोर्शन होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम से बिलो का पोर्शन है, अटैचमेंट से बिलो का पोर्शन है, उसको आप हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं। इस हाइपोकोटाइल की ग्रोथ करने की वजह से रूट डाउनवर्ड मूव करती है, जबकि एपिकोटाइल के अंदर मौजूद सेल्स के माइटोसिस के नतीजे में प्लोम्यूल ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करके फ्यूचर स्टेम की फॉर्मेशन करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि प्लोम्यूल और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच का जो पोर्शन है वो एपिकोटाइल, जबकि आपके पास रेडिकल और जो आपके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जो दरम्यान का सेक्शन है उसको हम लोग हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं। अब डेफिनेटली अगर रूट डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगी, डेफिनेटली वो सीड को अपवर्ड पुश करेगी तो सीड ग्राउंड से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लोम्यूल ऊपर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में सीड जो है वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सीड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड में ही रहता है और वो जो सीड है वो आपकी ज़मीन को छोड़ के नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं। तो ओनली बेसिस ऑफ द जर्मिनेशन के आया ग्रोथ करने के बाद सीड जो है वो ज़मीन के अंदर रहता है या ज़मीन के बाहर आ जाता है, उसकी बेसिस पे हम जर्मिनेशन की 2 टाइप्स को करते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपो का वर्ड हमेशा हम लोअर के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं या मिनरल्स की बात कर रहे हैं या आप किसी ग्रोथ की शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से हाइपोजियल में सबसे पहले जो आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होता है वो आपके पास एपिकोटाइल के सेल्स हैं जो कि ग्रोथ करते हुए प्लोम्यूल को ग्राउंड से अपवर्ड पुश करते हैं और आपके पास स्टेम अपवर्ड मूव करती है, सीड आपका ग्राउंड में ही स्टिल रिमेन रहता है। दूसरी जो आपके पास सीड है उसकी जो लोकेशन है उसमें अंदर चूँकि रेडिकल के और जो आपके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसको हाइपोजियल पोर्शन का जिसको आप हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं, जो उस एपिकोटाइल के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से रूट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, सीड को वो अपर डायरेक्शन में मूव कर देगा। और चूँकि सीड इन्वायरमेंट को छोड़ के एपिडर्मिस की तरफ आ रहा है, इन्वायरमेंट की तरफ आ रहा है, अपर लेयर्स की तरफ आते हैं, तो ऐसे जर्मिनेशन के लिए वर्ड आप एपिजियल जर्मिनेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब कंडीशन कौन सी रिक्वायर होती हैं किसी भी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो प्लांट न्यू प्लांटलेट्स में कन्वर्ट कर सके, उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास 5 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन और जो सेकंड वाला है उसमें ऑक्सीजन तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो आपके पास कैटेगरी वो है कॉटन जिसके अंदर आपने रखे हुए सीड को, उसको आप ड्राई रखा गया। लेकिन याद रखिएगा जो आपके पास चैम्बर 1 है उसको मुकम्मल तौर पे सील करते हुए उसको की जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा बिलो रखा गया है, यानी कि 4 सेंटीग्रेड, बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आपने एक चैम्बर, यानी कि बाकी कंडीशंस आपने सेम ही रखनी है, सिर्फ एक फैक्टर को आप रिमूव करेंगे। इसमें से आप लोगों ने जो रिमूव कर दिया वो आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो कर दिया। सेकंड वाले में आपने टेम्परेचर तो सही दे दिया, आपने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दी, सनलाइट भी आपने उसको प्रोवाइड की, लेकिन जो आपने कॉटन वूल को आपने ड्राई रखा है तो आप सीड को वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो।
सेकंड में आपके पास जो पैरागोल एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी इसके अंदर पोटाशियम के आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस जार के अंदर आपने ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं की, आपने मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया, सनलाइट प्रोवाइड कर दिया। अब जो डी जार है उस डी जार में आपने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की हुई है, मॉइस्चर भी आपने प्रोवाइड कर दिया है, आपने टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर आपने दिया हुआ है, सनलाइट दी हुई है और एक को आपने सनलाइट नहीं दी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले वाले के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन्वायरमेंट हद से ज़्यादा हार्श होने की वजह से जो आपके पास प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर बिलो होगा तो प्लांट की डोर्मेंसी ब्रेक डाउन नहीं होती और प्लांट जो है वो सीड से ग्रो नहीं कर पाता, प्लांटलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सेकंड वाले में चूँकि आपने वाटर प्रोवाइड नहीं किया तो डेफिनेटली उसका टेगोमेंट ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, उस स्टार्च जो है वो आपके पास रेडी अवेलेबल ही नहीं हुई एम्ब्रियो को, तो डेफिनेटली वो ग्रो नहीं करेगा। थर्ड में चूँकि आपने ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो डेफिनेटली प्लांट ब्रेक डाउन करेगा एंड एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ही ब्रेक डाउन करेगा फूड कंटेंट की, तभी वो उस एनर्जी को यूज़ करते हुए ग्रो कर रहा है। उस वक्त उसको फोटोसिंथेसिस ही कर ही नहीं सकता क्योंकि ना उसके अंदर वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, तो प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जो आपके पास फोर्थ आपके पास मौजूद है उसके अंदर आप जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सनलाइट हो सनलाइट ना हो डिपेंड नहीं करता। अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी है, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है, आपने मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया है, सीड ग्रो करेंगे और ये सीड की ग्रोथ लेट उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि कॉटिलेडन के अंदर स्टोर फूड मौजूद है। जब तक स्टोर फूड मौजूद है प्लांट जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है अपनी फूड रिसोर्सेज के लिए, कॉटिलेडन के ऊपर प्लांट ग्रो करते रहेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा कॉटिलेडन रिमूव हो जाए तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली वो प्लांट जिसको आपने सनलाइट अवेलेबल की है वही जो है प्लांटलेट आगे मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन जिसको आप सनलाइट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कॉटिलेडन वो पहले ही ड्रॉप कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्लांटलेट्स तक तो आ जाएगा सीड से ग्रो होकर, लेकिन उससे आगे मैच्योर प्लांट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि ये तमाम तर कंडीशंस में एक बिलो टेम्परेचर, आपके पास वाटर अमाउंट और ये ऑक्सीजन, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर तो सीड आमतौर पे ग्रो नहीं करेगा। अब इसके अलावा इंटरनल कौन से फैक्टर हैं कि जो कि सीड डोर्मेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक जो है हमारे पास आता है वो इंटरनल फैक्टर्स में कि एम्ब्रियो कम्प्लीटली मैच्योर ना हो, तो उससे पहले ही सीड जो है वो प्लांट से मिसप्लेस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो सीड है वो नेक्स्ट और प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सीड डज नॉट जर्मिनेट टिल द एम्ब्रियो अटेन मेच्योरिटी। अगर यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आम जो है अगर आपने कच्चा ही तोड़ लिया है तो उसके अंदर जो बीज है वो आम के पौधे को ग्रो नहीं करवा पाएगा क्योंकि उसमें मेच्योर वो हुआ ही नहीं, कॉटिलेडन जो उसके अंदर मौजूद है उसने फूड स्टोर किया ही नहीं, तो वो अगर एम्ब्रियो बन भी गया तो एम्ब्रियो प्लांट पे कैसे कन्वर्ट होगा जब उसके पास फूड रिजर्वोयर ही नहीं है। थर्ड में हमारे पास फ्रेशली शेड सीड इन सर्टेन प्लांट्स में नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, प्लस ग्रोथ हार्मोन्स के अलावा आपके पास जो फूड है वो डेफिनेटली मौजूद नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस सीड रिक्वायर्स सम इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द हार्मोन्स गेट सिंथेसाइज, उसके बाद आप उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देंगे तो वो ग्रो कर पाएगा। The seed of almost all the plant remain viable or living for a specific time of period। ये नहीं कि आप उसको 5 साल 6 साल 10 साल तक आप इसको स्टोर रूम में रखें और फिर आप कहें कि उसको आप ग्रो करवा रहे तो आप कहें कि फसल क्यों नहीं होगी, तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक टाइम तक ही एम्ब्रियोज जो डोर्मेंसी के अंदर रह सकता है, उसके बाद उसको डोर्मेंसी ब्रेक करना होगी, चाहे वो इन्वायरमेंटल फेवरेबल है या चाहे वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, या फिर उसको अपने आप को डेड करना पड़ेगा। और डेथ फेज़ में जब चला जाएगा तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में आप न्यू प्रोजेन सीड से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दिस वैल्यूएबल पीरियड रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू मैनी ईयर्स। सीड ऑफ ल्यूटिस हैव द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स और सीड्स जर्मिनेट बिफोर द एंडिंग ऑफ देयर वायबिलिटी पीरियड्स। अगर जर्मिनेट कर भी सकते हैं अपनी उस पीरियड से, लेकिन अगर ये पीरियड किसी भी स्पेसिफिक जो डोर्मेंसी पीरियड अगर वो क्रॉस कर जाता है तो आमतौर पर उसके जो चांसेस हैं न्यू प्रोजेन प्रोड्यूस करने के वो डिक्रीज़ हो जाता है। In many plants, the freshly sheared seed become dormant due to the various reasons like the presence of hard, tough, impermeable seed coats.
यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में आपके पास जो शेड लीव्स सीड्स हैं वो फिर भी ग्रो कर जाते हैं। तो उसकी ये है कि आपके पास हो सकता है सीड कोट जो है वो प्रॉपर्ली हार्ड ना हुआ हो, इसकी वजह से वो इजीली उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया हो, या हो सकता है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो इनहिबिटर्स वगैरह मौजूद हो, या आपके पास डिफिशिएंसी वगैरह भी अमाउंट हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इसकी वजह से आमतौर पर सीड जो है वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, इसके अलावा आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के लिहाज से आपके ये प्रोजेक्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटैम्प्ट करना है। इंटर्न स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन बिटवीन इंसेक्ट पोलिनेटेड और विल्ड पोलिनेटेड के बीच में आपने टेबुलर फॉर्म में आपने डिस्टिंग्विश फीचर्स को आपने मेंशन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड इन द एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में आपने उसको डिस्कस करना है। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में फुल टॉपिक आपके पास आएगा, और लाइफ साइकिल में आपके पास डायग्राम आएगी जिसमें प्लांट का स्पर्मेटोजेनेसिस मेंशन हो, उसका ओवोजेनेसिस मेंशन हो कि किस तरह से स्पर्म बनता है, किस तरह से ओवा बनता है, फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, पोलिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो आगे सीड एम्ब्रियो बना है वो ज़ायगोट बना है, वो किस तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है और एम्ब्रियो से दोबारा प्लांट में बना है। तो ये पिक्चर आपकी बुक में भी गिवन है, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करेंगे। अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप 8 o'clock से 2 o'clock मंडे टू फ्राइडे और किसी किस्म के भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।